Welcome to my channel, Coding with Rakhi. Before starting the video, for those who haven't subscribed, please subscribe first so this channel can grow. Let's go for today's topic. तो आज का हमारा टॉपिक है रैंक कोरिलेशन। हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर देखा था कि कोरिलेशन क्या होता है। तो कोरिलेशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास अगर दो पैरामीटर्स हैं, वो दो पैरामीटर्स कैसे हमारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। लास्ट लास्ट सेशन में हमने देखा था कोरिलेशन और उसी का कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास दो मेथड थे, स्पियर्समैन था, कैंडॉल था, और एक और था जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया। वो हम अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम अब हमारा डिस्कशन का क्या मोटिव है कि हम रैंक कोरिलेशन को डिस्कशन करना चाहते हैं। रैंक कोरिलेशन बेसिकली कहाँ पे यूज होता है? जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो हमने देखा था कि स्टैटिस्टिक्स हमारी दो तरीके के डेटा पे काम करती है, क्वालिटेटिव डेटा पे काम करती है और एक क्वांटिटेटिव डेटा पे काम करती है। तो जो हमने लास्ट इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ा था, तो क्वांटिटेटिव डेटा का मतलब ये होता है जब हमारे पास सारा डेटा नंबर्स के फॉर्मेट में होता है, मतलब मींस एवरीथिंग इज इन नंबर फॉर्मेट। लेकिन कई बार हमारे पास ऐसे कुछ सिचुएशंस होती हैं, ऐसे कुछ केसेस होते हैं जहां पे हम जहां पे हम डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं अप्लाई कर सकते। वहां पे हमें क्वालिटेटिव डेटा मिला है। जैसे सपोज करो कि आपकी फीलिंग है, सेंसिटिविटी है या गुडविल है, दीज ऑल आर क्वालिटेटिव। हमने डिस्कस किया था ये क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, जिसको हम नंबर्स के फॉर्मेट। अगर मैं ये कहूँ कि अगर हम अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं तो वहां पे भी टेंजिबल इनटेंजिबल टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। इनटेंजिबल में हमारी गुडविल्स आ जाती हैं और कमेंट्स आ जाते हैं। ये सारी चीजें हमारे सॉफ्ट सॉफ्ट उसमें आती है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। उस केस में हमारे को क्या करना पड़ेगा? उस केस में अगर हमारे को कोरिलेशन निकालना है दो वेरिएबल के बीच में, तो हमें कैसे निकालना? उसके लिए हमें रैंक कोरिलेशन समझना पड़ेगा। तो रैंक कोरिलेशन, जैसे अगर आपने देखा होगा कि हम किसी लेट सपोज कि किसी जजेस के बारे में बात करें। जजेस में ने कोई डिसीजन लेना है किसी एक लेट सपोज फैशन शो का, या कोई किसी और शो का, हम कहते हैं गेम्स के शो का, डांस के शो का, कहीं पे भी जजेस का डिसीजन लेना होता है। वहां पे वो रैंकिंग करते हैं। मतलब जैसे अगर कॉम्पिटिटर्स हैं, लेट्स सपोज कि 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उन 10 लोगों को वो एक रैंक देते हैं कि ये फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक। या आपसे कभी किसी ने क्वेश्चन पूछा होगा, ये पूछा होगा कि आपको लेट सपोज कि 5 चीजें देती हूँ मैं। लेट सपोज मैं आपको बोलती हूँ कि आपको फ्रूट्स कौन से पसंद है, उनको आप अरेंज करो इन द ऑर्डर जिसमें आप सबसे ज्यादा लाइक कर से लीस्ट लाइक तक की बात करते हो। तो आप लेट सपोज कि आपके पास है मैंगो, वाटरमेलन, ग्रेप्स, ऑरेंज और बनाना। लेट सपोज कि ये हमने नाम दिए। तो हमारे पास 3 लोग हैं। लेट सपोज कि एक स्टूडेंट है हर्ष, एक है इशिता, तो और एक है आयुष। सबके अपने अपने चॉइस होते हैं, आप इसको रैंक करना है। तो रैंक करा आपने अपने अकॉर्डिंग। लेट सपोज कि मैंगो फर्स्ट है, हर्ष ने कहा, उसने कहा कि मुझे सेकंड ग्रेप पसंद है, थर्ड मुझे बनाना पसंद है, फोर्थ मेरे को वाटरमेलन पसंद है और फिफ्थ मेरे को ऑरेंज पसंद है। इसी तरह इशिता ने कुछ और रैंक दिया, आयुष ने कुछ और रैंक दिया। फ्रूट्स तो सेम है लेकिन रैंकिंग डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो ऐसे जब जजेस होते हैं, तो जजेस जो होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनको रैंक करते हैं उनकी अपनी अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, या उनकी जो लाइकिंग है, या उनका जो भी जो भी उन्होंने देखा या जो भी उन्होंने सुना है, उसके बेसिस पे वो रैंक करते हैं। जब इस टाइप का हमारे पास डेटा होता है तो हम इसके ऊपर नॉर्मल कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन नहीं लगा सकते। उसके लिए हमें रैंक कोरिलेशन निकालना पड़ेगा। रैंक कोरिलेशन के लिए एक अलग से फॉर्मूला होता है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। So rank correlation compares the ranks or ordering of the data related to two variables or data set features. If the orderings are similar, then the correlation is strong, positive and high. ये तो हम देख चुके हैं कि अगर दो वेरिएबल हैं, एक x है और एक y है, अगर इन दोनों में मतलब कोरिलेशन जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। दैट इज फॉर परफेक्ट कोरिलेशन।
चाहे आप पॉजिटिव वन के बारे में बात कर सकते हो, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और -1 जो होगा वो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा। मतलब नेगेटिव का मतलब हमने समझ लिया है, अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है, दिस इज व्हाट नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन में अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज भी बढ़ती है, दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव कोरिलेशन। तो जो ये लीनियर लाइन होती है इसको हम परफेक्ट कोरिलेशन बोलते हैं। और अगर वैल्यू किसी भी कोफिशिएंट की वैल्यू, कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब ये है कि दो वेरिएबल्स के अंदर कोई रिलेशनशिप नहीं। इन द सेम मैनर वी हैव टू फाइंड आउट द कोरिलेशन इन रैंक ऑल्सो। तो पहले हमें सबसे पहले रैंकिंग करनी पड़ती है, और फिर उसके बाद हमें उसका कोरिलेशन का कोफिशिएंट निकालना होता है। उसके लिए एक अलग से फॉर्मूला होता है, वो हम लोग देखते हैं। However, if the ordering are close to reversed, then the correlation is strong, negative or low. ये हम डिस्कस कर चुके हैं। In other words, rank correlation is concerned only with the orders of value. जो भी वैल्यू है उसके ऑर्डर से ही वो कंसीडर होती है, उसकी एक्चुअल वैल्यू तो हम कर ही नहीं सकते। अब जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे हमारे पास 5 फ्रूट्स हैं, तो एक्चुअल में वैल्यू जो लेबल है वो तो फ्रूट्स है ना हमारा। तो उस फ्रूट्स के ऊपर, फ्रूट्स का नाम है मैंगो, वाटरमेलन, ऑरेंज, कीवी और वॉट एवर सो, तो ये जो फ्रूट्स हैं इनका जो एक्चुअल डेटा है वो तो उनका नाम है, क्वांटिटी तो है नहीं। क्वांटिटी नहीं है तो फिर हम रिलेशनशिप नहीं लगा सकते। तो हमने क्या किया, हमने जितने भी लोग थे उनके उनके चॉइस को हमने क्या कर लिया, रैंक करा लिया। उसके बाद रैंक कराने के बाद हमें क्या करना है, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट और स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड or formula is a method of calculating correlation coefficient of qualitative variables, and it has been developed in 1904 by Charles Edward Spearman. उन्होंने दिया था, इसीलिए इसका नाम भी स्पीयरमैन्स रैंक कोफिशिएंट होता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट। In another words, the formula determines the correlation coefficient of variables like beauty, ability, honesty, etc., whose quantitative measure is not possible. So these attributes are ranked or put in the order of their preference. तो मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दिया, जजेस का चॉइस होता है, अगर कोई किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं, इन सब केसेस फॉर्मूला हम देख सकते हैं, हमारे पास स्क्रीन के ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये है रैंक कोफिशिएंट इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर। व्हाट इज डी स्क्वायर, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, एन स्क्वायर एन क्यूब माइनस एन। तो आर के इज द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। रैंक डिफरेंस, ये डी जो है वो रैंक डिफरेंस है, जो भी हमारे पास रैंक्स हम बनाएंगे उनका डिफरेंस है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपने, मतलब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स या टोटल नंबर ऑफ पीपल। डेटा सेट का क्या साइज है वो हम बताते हैं, मतलब टपल्स कितने हैं इसके अंदर, रोज कितनी हैं, कितने रिकॉर्ड्स हैं, ये कह सकते हो। ये सब चीजें एक दूसरे के लिए सिनोनिम्स होते हैं। टपल्स है, रो है, पीपल हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, ये सब एक ही चीज की बात कर रहे हैं। 3 डिफरेंट केसेस ऑफ स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो जो ये स्पीयरमैन है, इन्होंने जब रैंक कोफिशिएंट दिया था तो उन्होंने 3 डिफरेंट केसेस दिए थे। फॉर्मूला विल रिमेन सेम, लेकिन हम केसेस देखते हैं क्या है। देखो केस नंबर 1, व्हेन रैंक्स आर गिवन, हमारे पास इसके अंदर जब कुछ कोई भी डेटा हमारे को रिसीव होता है, उस डेटा के अंदर हमें जो भी उसके वैल्यूज होती हैं उनको एक रैंकिंग ऑलरेडी दी हुई होती है। अगर हमारे पास इस टाइप का डेटा है तो हमें क्या करना है, इन दिस केस द रैंक्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और वेरिएबल्स आर ऑलरेडी गिवन and the coefficient of rank correlation is calculated based on those ranks. The formula is same, ये हमने देख लिया, ये हमारा फॉर्मूला सेम है। अभी हमें करना है एक एग्जाम जिस थ्रू हम समझ पाएंगे कि इसके अंदर रैंक कोरिलेशन कैसे निकालें। तो ये मेरा एक एग्जाम्पल है। In an art competition, 2 judges accorded following rank to the 10 participants. तो हमारे पास एक एक्स जज है, उन्होंने ये रैंक कोरिलेशन दिया, और दूसरे जज ने ये रैंकिंग दी है कैंडिडेट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों को। अब हमें इसका रैंक कोफिशिएंट कोरिलेशन निकालना है। क्या करना है, टेबल बनाओ आप। सबसे पहले हमने टेबल बनाई, पहले जज की हमने वैल्यू लिखी 1 to 10, दूसरे जज की भी हमने वैल्यू निकाली। डी
हमने कहा था डिफरेंस ऑफ रैंक। तो डी हमने निकाला R1 माइनस R2, जो भी नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है वो आप लोगे। एन हमारे पास क्या हो गया, 10 हो गया। टोटल नंबर ऑफ डेटा सेट इज 10। ये हमारे पास बड़ा भी हो सकता है अगर हम एक्सेल की शीट्स वगैरह लेते हैं। उसके बाद इसका डी स्क्वायर निकाला, क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे डी स्क्वायर चाहिए था। तो डी स्क्वायर में क्या होता है, जो नेगेटिव होता है वो भी पॉजिटिव हो जाता है। -5 इंटू -5 अगर आप करोगे तो 25 होगा, ऐसे 36 3, फिर आपके पास ये सारी वैल्यूज आ। अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं तो फॉर्मूला में ही रखना है हमें। तो हमने करा 1 - 6 इंटू 142 डिवाइडेड बाई 10⁻³ क्योंकि 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है -10। तो हमने जो निकाला वो हमारे पास कोफिशिएंट कोरिलेशन आ गया 0.14। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। बट अगर हम इसको यहाँ पे रैंक कराएं, ये मेरा +1 है, ये मेरा 0 है, ये मेरा -1 है, तो हम कहीं देखेंगे कि ये 0.145 यहाँ कहीं पड़ेगा, 0 के क्लोज है। अगर मैथमेटिक्स के बारे में बात करें हम, 0.5 से अबव जो वैल्यूज होती हैं वो हमारी 1 के अप्रोक्सीमेट मानी जाती हैं, लेकिन 0.5 से अगर लेसर देन वैल्यूज होती हैं वो हमेशा हमारे 0 के क्लोजेस्ट मानी जाती हैं। मतलब अगर आप ये कहो कि इसको राउंड ऑफ करना है, राउंड राउंड अगर आप करोगे, राउंड एक फंक्शन होता है, अगर आप 0.5 से ऊपर की कोई भी वैल्यू देती है तो उसको वो 1 में राउंड ऑफ करता है। लेकिन अगर आप इसके अंदर जो वैल्यू है वो 0.49 भी देते हो तो उसको 0 राउंड ऑफ करेगा। ये हमारा मैथमेटिक्स का रूल होता है, तो ये हमारा हर जगह पे अप्लाई होता है। इसका मतलब ये है कि एसोसिएशन तो है, लेकिन इट मींस दैट द एसोसिएशन बिटवीन द रैंक्स ऑफ द टू जजेस इज वीकर। तो उन दोनों में जो एसोसिएशन है वो मैच नहीं करती, बहुत कम रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हमारा रैंक कोरिलेशन निकालने का वो होता है मेथड, फर्स्ट मेथड। जब हमारे पास रैंक नहीं हो, अगर हमारे पास रैंक नहीं है तो हमें क्या करना है? When the ranks of the variables or distribution are not given, then the individual has to rank the values themselves. While ranking the values, one has to adopt a uniform procedure for both series of distribution. अब हमने रैंक कोफिशिएंट निकालना है तो हमारे को दो लोगों की तो डेटा चाहिए, दो डेटा सेट चाहिए, एक एक्स चाहिए एक वाई चाहिए। अगर हम ये कहते हैं कि ये जज एक्स है और जज वाई है, उसने कुछ रैंकिंग की हुई है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करा इसने, और दूसरे ने भी हमारे को कुछ ऐसे दिया। हमारे को रैंक, ये तो रैंक दे रखा था उन्होंने, अपने आप रैंकिंग करी हुई थी। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास एक डेटा है जिसमें रैंक नहीं है, तो हमें क्या करना है? तो हमें सबसे पहले अपने डेटा को सॉर्ट करना होगा, ऑर्डर्ड करना होगा, उसके बाद हम उसको रैंकिंग करें। और अगर हम दो वेरिएबल के बारे में बात करें तो दोनों के दोनों वेरिएबल एक ही मेथड से सॉर्ट होने चाहिए। अगर आप ये कह रहे हो कि x मेरा जो है और एक y मेरा है, ये कुछ वैल्यू सॉर्टेड बाय असेंडिंग ऑर्डर है, और इसको भी मुझे असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट करना होगा। सॉर्ट करने के लिए फिर रैंक देना होगा। ऐसा नहीं कि x को तो आपने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया और y को आप डिसेंडिंग में सॉर्ट कर रहे हो, तो वहां पे रैंक कोरिलेशन नहीं निकलेगा। For example, if first rank is given to the lowest value of one series, then the same pattern should be followed for the second series also. Means ascending order or descending order, ये आपकी चॉइस है, आप क्या लेना चाहते हो। बट जितने सीरीज ऑफ डेटा होंगे सबके लिए सेम फॉर्मेट फॉलो करना होगा। Once the rank has been determined, the coefficient of rank correlation is been already given. तो ये फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन इसमें हमारे पास रैंक नहीं है। तो अब हमें क्या करना है? हमारे को ये देखना है कि मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी के कुछ डेटा है मेरे पास, उसमें रिलेशन है कि नहीं। तो जैसे मैथमेटिक्स के मार्क्स दिए हैं और अकाउंटेंसी के, क्या करेंगे हम? तो सबसे पहला सोल्यूशन ये है, 9 वैल्यूज है हमारे पास। टोटल हमारे पास जो मैथमेटिक्स और अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स हैं
वो 9 लोगों के रिकॉर्ड्स हैं। अब हमें इनके अंदर रैंक कोरिलेशन निकालना है कि कोई कोरिलेशन है क्या मैथ्स और अकाउंटेंसी के मार्क्स के अंदर। जैसे सपोज करो कि बहुत सारे लोग कह देते हैं जिनका मैथ्स अच्छा होता है उनकी अकाउंटेंसी भी अच्छी होगी, या जिनकी अकाउंटेंसी अच्छी है उनका मैथ्स अच्छा होगा कि नहीं, ये मुझे निकालना है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो हम ये देख लेते हैं सोल्यूशन कैसे निकल। In the given case, there are 9 values and the ranking for the both X and Y or mathematics and accountancy is done by giving the highest rank to the highest value and the lowest rank to the lowest value. तो ये मेरा तरीका है कि मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहती हूँ। तो सारे के सारे डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लो और उसके बाद उनको रैंक कर लो। तो therefore the first rank is been given to 9 in the X series and 2 in the Y series. Similarly, ninth rank is given to 18 in the X and series X series and the 12 in the Y series. देख लेते हैं क्या है हमारा प्रोसेस, देख लेते हैं। तो ये हमारे पास डेटा है, इसके अंदर हम देख सकते हैं हमारे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो सॉर्ट कर लिया हमने, पहले सॉर्ट अलग से करके रख लेना, अलग से करके इन द सेंस पहले हम कर लेते हैं। हम अपने आप करके देखते हैं। तो इसकी सॉर्टिंग कैसे होगी, 18 17 16 15 14, 14 के बाद है 12, फिर है 11 10 और 9, ये है, ये हुआ मैथ्स का। तो इसको रैंक दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। ऐसे हम इसको भी करेंगे, इसका होगा हमारा 12, दोबारा लिखती हूँ, 18 17 16 15 14 12 11 10 और 9। तो रैंक 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ऐसे हम करेंगे 12 10 9 8 7 5 4 3 2। इसको रैंक करा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो देखते हैं उधर हमने टेबल में क्या लिया है। ऐसे हमने रैंकिंग कर ली, हम रैंक में जाते हैं। ये देखो 14 जो है उसको हमने 5 रैंक दिया था, 14 इज माई 5 रैंक। तो यहाँ पे 5 रैंक दे दिया। यहाँ पे हम डेटा को सॉर्ट करके नहीं दिखाएंगे, सिर्फ रैंकिंग करने के लिए हमने डेटा को सॉर्ट करा, यहाँ पे कोई नीड नहीं है। ऐसे अगर आप दूसरे सीरीज में देखोगे ये वाला 4 है, तो 4 का कौन सा रैंक बन रहा है, यहाँ पे 4 का रैंक बन रहा है 7। तो यहाँ पे नहीं, सॉरी, 4 का रैंक क्या बनेगा, अच्छा सॉरी, इसको हमें क्या करना होगा, 4 का रैंक यहाँ पे देखना होगा हमें, 1 2 3 4 5, गिव मी अ मोमेंट, थोड़ा गड़बड़ कर दिया है शायद हमने। 18 से डेटा स्टार्ट करो, 18 से डेटा, 18 17 16 जो भी हमारे पास डेटा है, 15 14 सबको लिख लो। लोएस्ट वैल्यू हमारी क्या है, लोएस्ट वैल्यू 2 है। फिर आप रैंकिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे रैंक करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपका क्या रैंक बनेगा। तो ऐसे ही हमारे पास 18 का देख रहे हो तो 9th रैंक है, 9th रैंक। इन्होंने हाईएस्ट रैंक देने बोला है, तो वहां पे हम गलती कर रहे थे। हाईएस्ट रैंक का मतलब हो गया 18 को हम 9 रैंक देंगे, 17 को हम 8 रैंक देंगे, 16 को हम 7 रैंक देंगे, 15 को हम 6 रैंक देंगे। 15 है हमारा डेटा, नहीं हाँ है 15। 14 को हम क्या देंगे, ऐसे हम देंगे 5। इसी मैनर में हम इसके रैंक को उठा लेंगे और हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो हमारे पास अब रैंक आ गए। जब हमारे पास रैंक आ गए तो हम डी निकाल देंगे, डी से डी स्क्वायर निकालेंगे और फिर सिंपल फॉर्मूला में इसको हम प्लेस करें। तो देखते हैं फॉर्मूला में प्लेस करने के बाद हमारे पास जो कैलकुलेशन क्या है, वो कोफिशिएंट की वैल्यू है 0.3, जो कि ये बताता है कि हाँ मॉडरेट डिग्री ऑफ
कोरिलेशन इज देयर, मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन इज देयर। अगर देखो हमें कोरिलेशन निकालना ही क्यों है, व्हाट इज द नीड? मैं ये बोल रही हूँ आपको कि हमारे पास दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, एक है हमारी सेल्स और एक है हमारी डिमांड, ठीक है? या हमारे एक्स और वाई एक और डिस्कस कर सकते हैं, या तो हमारी इनकम है और एक्सपेंसेस है। ये दो पैरामीटर्स, दो वेरिएबल्स हैं। हमें इनके ऊपर कोई मॉडल लगाना है, कोई मॉडल इन द सेंस मुझे रिग्रेशन लगाना है। रिग्रेशन का मतलब ये है कि ये सेल्स और डिमांड एक दूसरे से कितना एक दूसरे पे कितने डिपेंड करते हैं। मतलब वाई जो है, डिमांड जो है वो सेल्स के ऊपर, या सेल्स जो है वो डिमांड के ऊपर कितना डिपेंड करती है। कितना डिपेंड, नंबर, हाउ मच है या नहीं रिलेशन में, वो हमारा कोरिलेशन होता है। लेकिन कितना, क्वांटिटी वाइज रिलेशनशिप जो होती है वो कभी आपको ये नहीं बताएगी, कोरिलेशन कभी आपको ये नहीं बताएगा कि ये कितनी क्वांटिटी में आपका जो है वो रिग्रेशन या मतलब ये डिपेंडेंसी है। ये क्या बताती है कि हाँ कोरिलेशन है तो कोरिलेशन है, क्या नो कोरिलेशन है, या आपका परफेक्ट कोरिलेशन है, या आपका मॉडरेट कोरिलेशन है, वो डिपेंड करता है इसकी वैल्यू, जो कि हमारी 0 से लेके +1 या 0 से लेके -1 से लेके 0, इस टाइप की वैल्यूज होती है। तो हम जब हमारे कोरिलेशन निकल के आ जाएगा, तब हम देख सकते हैं कि हमारे को इसके ऊपर ये मॉडल हमारे इसमें फिट करेगा कि नहीं, हमें इसमें रिग्रेशन लगाना भी चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। इसलिए हम ये निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे मॉडरेट कोरिलेशन हमारे आ गया दो वेरिएबल के। तीसरा मेथड जो है व्हेन रैंक्स आर इक्वल। एक कई बार क्या होता है, अब जैसे हमने मार्क्स को देखा, जब हमने मार्क्स में दिया, अब यहाँ पे तो यूनिक मार्क्स देख रहे हो, यहाँ पे कोई भी दो मार्क्स रिपीट नहीं हुए, मतलब 14, 14, 15, 17, 12, 16, 11, 18, 9 एंड 10, कोई भी मैथमेटिक्स के मार्क्स रिपीट नहीं हुए। में पॉसिबल ना कि यहाँ पे स्टूडेंट रैंक्स आर नॉट गिवन। अगर आपके पास रैंक्स नहीं गिवन है तो आपको क्या करना है, मीन्स नॉट गिवन मतलब रैंकिंग का हमने पहले एक एग्जांपल देख लिया जिसके अंदर हमारे को सारे डेटा को रैंक करके दिया गया था, तो उसमें तो हमें कुछ करना नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगा देना। लेकिन अगर आपके पास रैंकिंग नहीं दी हुई है, डेटा दिया हुआ है, तो आपको उसको कैसे रैंक करना है, तो उसके लिए हम देख लेते हैं। ये हमारी एग्जाम्पल है जिसके अंदर हम ये निकालना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि क्या मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी के जो मार्क्स हैं इन 9 लोगों के, क्या वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्या उनके रैंक एक दूसरे से रिलेटेड है, क्या उनके अंदर कोई रैंक कोरिलेशन है। मतलब अगर 18 है तो जो 18 हाईएस्ट वाला है, तो क्या अकाउंटेंसी में भी उसको हाईएस्ट मार्क्स मिले, या हम एक क्वेश्चन ड्रॉ कर सकते हैं कि जिसका मैथमेटिक्स अच्छा है क्या उसकी अकाउंटेंसी भी अच्छी है, ये हमें ढूंढना है। तो अगर हम इन दो वेरिएबल्स के अंदर रिलेशनशिप निकालना चाहते हैं तो हमें रैंकिंग करनी पड़ेगी पहले। तो रैंकिंग का सबसे बड़ा फॉर्मूला क्या होता है कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना होता है अपने डेटा को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 18, 17, 16, 15, 12, 11, 10, 9, देखते हैं कितना हुआ, क्या छूट गया हमारा, 18, 17, 16, 15, 14 छूट गया हमारा, 14, 12, 11, 10 और 9। तो इनको रैंक करा मैंने, हाईएस्ट रैंक कर दिया 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। तो 9 को 1 मिला है और 18 को 9 रैंक मिला है। तो देखते हैं हम इसको रैंक करके, ऐसे ही हम अकाउंटेंसी का भी रैंक कर लेंगे और फिर उसको अपनी टेबल में रैंक 1 और रैंक 2 के नाम से सेव कर। तो ये हमारी टेबल आ गई। हमारे पास 14 जो है उसका जो रैंक बन रहा था, 18 का हाईएस्ट है 9 है, और लोएस्ट आपको देख पा रहे हो 9 को मिला है 1। ऐसे ही हमने यहाँ पे हाईएस्ट किसका था, 12, 12 का हाईएस्ट रैंक था 9, और जो लोएस्ट 2 था उसको रैंक मिला है 1। ऐसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने सॉर्ट करके इसके रैंक को निकाल लिया। जब आप इसके रैंक निकाल लेते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, डी इक्वल्स टू रैंक 1 माइनस रैंक 2। हमने रैंक 1 माइनस रैंक 2 निकाला और फिर हमने डी स्क्वायर निकाल दिया। तो डी स्क्वायर निकालने के बाद हम उसके फॉर्मूले में प्लेस कर देंगे। फॉर्मूला तो सेम ही है रैंक निकालने का। अब रैंक निकालने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई है वो 0.3 आई है। तो हमारे पास जैसे हम
नंबर सिस्टम के ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर कहते हैं 0 ये है और ये मेरा +1 है और ये मेरा -1 है। तो अगर 0 से 1 अगर हम देखें तो ये होता है मेरा 50%, 0.5 यहाँ पे होता है। ये मेरा जो आ रहा है ये इस 0.5 के नियर है। अगर ये 0 के नियर होता तो हम ये बोल देते कि इसमें कोई कोरिलेशन नहीं है। बट यस, इसके अंदर 0.3 का कोरिलेशन है, तो 0.3 का कोरिलेशन मतलब 30% कोरिलेटेड है एक दूसरे से। तो वो 30% इज ए गुड वैल्यू कि हाँ ठीक है ये 30% कोरिलेटेड। तो हमारे को अपना क्वेश्चन का आंसर मिल गया है कि यस, मैथमेटिक्स के जो मार्क्स हैं वो या और अकाउंटेंसी के जो मार्क्स हैं वो मैथमेटिक्स के मार्क्स से रिलेट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसका मैथ्स अच्छा होगा उसका अकाउंट्स भी अच्छा होगा, मतलब मॉडरेटली अच्छा होगा, बहुत अच्छा तो नहीं होगा लेकिन मॉडरेटली बोलेंगे क्योंकि 0.3 है। अगर मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद मुझे यहाँ पे कोई 0.7, 0.8, 0.9 इस टाइप की कोई वैल्यू मिलती तब तो हम परफेक्टली बोल सकते थे यस, हमारे जो अकाउंटेंसी के मार्क्स हैं वो मैथमेटिक्स के मार्क्स पे डिपेंड करते हैं। मतलब जिसकी मैथ्स अच्छा होगा उसकी अकाउंटेंसी भी अच्छी होगी। तो ये हमारा एक केस हुआ। अब हमारे पास क्या है, व्हेन रैंक्स आर इक्वल। तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है जो मैथमेटिक्स का एग्जाम मार्क्स का। तो इट मे पॉसिबल कि दो लोगों के सेम मार्क्स आ जाए, ये पॉसिबल तो है। ये यहाँ पे सपोज करो मैं ये कहती हूँ कि दो लोगों के 17 मार्क्स हैं और दो लोगों के 10 मार्क्स हैं। तो उस केस में आप रैंक कैसे करोगे इसको, क्योंकि अगर आप इसको रैंक करना शुरू करोगे तो आपके पास है 18, 17, 17, फिर उसके बाद आपके पास आएगा 15, 14, 12, 11, 10 और 10। अब इसको आपको कैसे रैंक करना है इस केस के अंदर। आप तो ये कहोगे ना मैंने इसको 9 दे दिया इसको 8 दे दिया तो सेम है तो इसका 8 आ जाएगा। फिर इसका जो आएगा ये क्या आएगा, ये आ गया आपका 7 आ गया, ये आपका 6 आ गया, ये 5, 4, 3, 2 और जो भी 1 होगा। मैंने शायद कहीं हो सकता है कहीं गलत वैल्यू लिखी हो। तो ऐसे आपको देना पड़ेगा, वैल्यूज को काउंट करना पड़ेगा। इसमें मैंने ज्यादा दे दिया है, 17, 15, 12, एक वैल्यू ज्यादा है कहीं पे इसको, तो इसलिए इसमें वैल्यू रैंकिंग का गड़बड़ आ रहा है। तो हम देख लेंगे इसको कि कैसे करना है। लेकिन हाँ मतलब अब यहाँ पे भी देखो ना, तो 10-10 को दोगे तो 3-3 रैंकिंग मिलेगी। बट रैंकिंग तो मेरी 9-1 होनी चाहिए थी। तो ये जहां पे इक्वल रैंकिंग की बात आती है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसका प्रोसीजर अलग होता है, मेथड अलग होता है रैंक को सॉल्व करने का। देख लेते हैं व्हेन रैंक्स आर इक्वल। तो ये हमारा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है हमारे पास। एक बार क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, आर्ट कंपटीशन का एक जजेस का रैंक कोरिलेशन निकाला था हमने। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 7 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ऐसे राइटिंग कंपटीशन में पार्ट लिया है, तो 2 जजेस ने उनको ये मार्क्स दिए हैं। ठीक है, रैंक कोरिलेशन हमें निकालना है, स्कोर है ये सारे। तो अगर आपके पास देखो स्कोर है तो आप डायरेक्ट भी कोरिलेशनशिप निकाल सकते हो, कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हो, बट यहाँ पे हमें रैंक कोरिलेशन निकालना है, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया गया है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो टेबल आप अच्छे से याद कर लो, क्या हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, क्या हमारी मिनिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू जो है हमारी वो है एक्स, एक्स में 20 है, लेकिन 20 दो लोगों को मार्क्स मिले हुए हैं। और फिर सेकंड सेकंड 26 इज द हाईएस्ट, 20 दो लोगों को नंबर मिले हैं, फिर 18 है, फिर 16 और 15। ऐसे ही अगर हम देखेंगे तो वाई जज ने दो वैल्यूज सेम रखी हैं, 11-11, और उनकी एक रैंक 30 है। ठीक है, हाईएस्ट रैंक। देखते हैं कैसे सॉल्यूशन करना है, तो देखते हैं। तो हमें क्या करना है, अभी सारे जो रैंकिंग हैं उनको हम रैंक करते हैं। हाईएस्ट रैंकिंग किसकी थी, सबसे ज्यादा वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद 20 और 20। तो अगर हम इसको अरेंज करें तो 26, 20 और 20 ऐसे अरेंज करेंगे तो ये मेरा हो गया, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 7। तो ये हो गया 7। ओके, इसको हमने हाईएस्ट रैंक करा 1 रैंक। तो ये आ गया 2 और ये आ गया 3। अब इन दोनों को ऐड कर लो, 2 + 3, तो इनका दोनों का रैंक क्या निकलेगा, 2.5, 2.5 और 2.5। जहां पे डबल वैल्यू है, नंबरिंग तो आप पूरी करोगे ना, 1 रैंक, 2 रैंक, 3 रैंक, 4, 5, 6, 7 ऐसे रैंकिंग होगी। लेकिन जहां कॉमन है उनका रैंक आप उनका मतलब मीन निकाल के रैंक निकालोगे। ऐसे 3 लोगों के भी मार्क्स हो सकते हैं तो तीनों को
सेम रैंक मिलेगा, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक 20 वाले को हमने 7 रैंक दे दिया और या 2 रैंक दे दिया और दूसरे 20 नंबर वाले को हमने 3 रैंक दे दिया, ऐसे नहीं पॉसिबल है। दोनों को बराबर रैंक मिलेंगे। तो यही एक सोल्यूशन होता है इसमें, जहां पे रैंकिंग सेम हो, जहां पे स्कोर सेम होता है, तो वहां पे रैंकिंग जो होती है वो अपनी पोजीशन के हिसाब से डिवाइड हो जाती है। तो ये सब आ गया हमारे पास। डी हमें कैलकुलेट करना आता है, या डी स्क्वायर निकालेंगे हम। जज एक्स हैज गिवन 20 scores to 2 students who are in the place of the second and third rank. Therefore, the average of both ranks, that is 2 plus 3 divided by 2, 2.5 rank has been given to both of the students. Similarly, Judge Y has given 11 scores to 2 students who are in the place of 5th and 6th. So, average of both rank is the 5 plus 6 divided by 2, 5.5. Also, in the X series, the number X is repeated twice and the Y series number is repeated twice. Therefore, M for series X or M1 is 2, M for series X or M1 is 2, or M for series Y or M2 is 2. अब हमने देखो, हमने क्या किया, रैंकिंग को ऐड करके और उसको सबट्रैक्ट कर लिया, मतलब डिवाइड कर लिया, हाफ ऑफ कर लिया। लेकिन अब हमारा फॉर्मूला थोड़ा बदल जाएगा। बदलेगा तो हमें उसके लिए हमें पता चलना चाहिए हमने एक्स सीरीज के अंदर कितने एलिमेंट्स को सम किया है, 2 को। तो M1 की वैल्यू हमने बना दी 2, और दूसरी सीरीज के अंदर हमने उसमें भी 2 थे, मतलब रिपीटेड रैंक जो थे जिनका हमने एवरेज निकाला। अब इसको हम यूं समझ लेते हैं, अगर बाई चांस यहाँ पे एक्स के अंदर 3 लोगों के ये 20 होते, तो इनका रैंक हो जाता 1 2 3 4। तो 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय 3 हो जाता। तो 2 + 5 9/3 होता। तो सबको 3 मिलता, यहाँ पे भी 3 होता, यहाँ पे भी 3 होता और यहाँ पे भी 3 होता। बट इसकी M1 की वैल्यू हो जाती 3, और M2 क्योंकि 2 रिपीट होते तो हम कह देते M2 की वैल्यू होती 2। तो ऐसे आपको M1 और M2 की वैल्यू निकालनी होती है कि कितने सिमिलर रैंक आपके किस डेटा सेट में थे। अब हमारे पास फॉर्मूला ये लगे, रैंक कोरिलेशन 1 - 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर, वो हम निकाल लेंगे 1/12 M1 का क्यूब माइनस M2 का क्यूब प्लस 1/2 M2 का क्यूब माइनस M2 का क्यूब। ये कब तक, जितने नंबर ऑफ डुप्लीकेट स्कोर्स मिलेंगे हमें। अब ये तो हमारे पास 2 वेरिएबल थे कि x के अंदर हमारे पास 20 रिपीट हो रहा था, y के अंदर हमारा 11। इट मे पॉसिबल जब डेटा सेट बड़ा हो सकता है कि आपके पास एक 23 टाइम्स रिपीट हो रहा हो और 28 2 टाइम्स रिपीट हो रहा हो, और इसके अंदर 11 आपका जैसे 2 बार रिपीट हो रहा है। लेट्स सपोज 7 भी एक मार्क्स होता, वो आपका 3 टाइम रिपीट होता। तो यहाँ पे M1 हो जाता 3, M1 3 हो जाता। आप इसको M2 को 2 मान सकते थे। M3 आपका जो होता था वो 2 हो जाता था, और M4 आपका 3 हो जाता। मतलब जितने नंबर ऑफ रिपीटेड रिकॉर्ड आप लोगे वो सब आपको 1/12 करके इसकी वैल्यू को ऐड करके फॉर्मूला में लिखना होता। तो हमारे पास क्या रहा, ये हमारे पास आ गया 1 - 6 हमारे नंबर ऑफ 6 से तो मल्टीप्लाई करना ही है, ये मेरा डी स्क्वायर आया था। वो हमने कहा 2 का क्यूब -2 अपॉन 2 का क्यूब -2, क्योंकि दोनों सीरीज के अंदर हमारे पास 2 बार रिपीट हो रहे थे रिकॉर्ड। तो हमारा कोरिलेशन क्या निकला 0.56। तो आप इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे, द पॉजिटिव कोरिलेशन कोफिशिएंट of 0.56 means that around 25% of variation is related। तो यानी कि हमारे पास सिर्फ 25% जो है वो वेरिएशन है, 25% जो वेरिएशन है वो आपकी रिपीट हो रही है, रेस्ट जो आपका डेटा है वो आपका डिफरेंट है। ओके, तो अगर हम इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं तो ये लीनियर कोरिलेशन होता है हमारा, और ये जो होता है हमारा रैंक कोरिलेशन होता है, जो कि ऐसे कुछ शो करता है। जब हम इसको प्लॉट करेंगे, जब इसके डेटा को प्लॉट करेंगे तो हमें कुछ इस टाइप के ग्राफ्स दिखाई देंगे। अब हम इसको देख लेते हैं कि हमें इसको पाइथन में कैसे करना है। पाइथन में करने के लिए वही स्टैटिस्टिक मॉड्यूल हमारे पास है SciPy का। NP अरेंज से हमने एक रैंडमली डेटा क्रिएट करा, और दूसरा हमने ऐसे ही दे दिया अपने आप
x से हमने रैंडम क्रिएट करा था, y में हमने स्पेसिफाई कर दिया, z में भी हमने स्पेसिफाई। अब हमारे को रैंक करना है सबसे पहले। तो फंक्शन है स्टैट्स का एक फंक्शन है रैंक डेटा, हमें रैंक करके वो दे देगा। फिर हम दूसरे वेरिएबल को भी रैंक करा लेंगे और तीसरे वेरिएबल को भी रैंक करा लेंगे। तीनों वेरिएबल्स को रैंक कराने के बाद आप इसको फॉर्मूला के अंदर, रैंक कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है उसके अंदर इसको पुट कर दो। अभी दिखा। अब हमारे को हमने क्या देखना है कि हमारे को इसको पाइथन में कैसे करना है। तो हमने वेरिएबल्स बना लिए, हमारे को पता है कि हम एक रैंडम वेरिएबल जनरेट कर सकते हैं। 10 से लेके 20 तक के लिए हमने np अरेंज यूज कर लिया। एक एरे हमने खुद बना दी, y की z की दे दी। अब हमने रैंक करने के लिए, डेटा को रैंक करने के लिए हमने उसको रैंक डेटा फंक्शन को यूज कर लिया। तो जो x वैल्यू थी उसको उसने ऐसे रैंक कर दिया 1 2 3 4 5 6 अप टू 10। अगर आपके पास स्टैटिस्टिक रैंक डेटा दोबारा आप यूज करो y के ऊपर, तो वो y के डेटा को भी रैंक कर देगा 2 1 3 4। अब जैसे हाईएस्ट वैल्यू इसकी 96 दे रखी है तो इसको उसने हाईएस्ट रैंक दे दिया 10। ऐसे 48 नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू थी तो इसको 48 को 9 दे दिया। ऐसे ही आपके पास z के अंदर दे देगा। z के अंदर हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, हाईएस्ट वैल्यू है 5। तो हमने इसको 10 दे दिया, 3 को 9, 8 को 2 को 8, 1 को 7। उसके बाद आप देखो और क्या नेगेटिव वैल्यूज आपकी चल रही है, उसके अकॉर्डिंग इसने हमारे को रैंकिंग कर दिया। अब रैंक करने के बाद, रैंक तो कर दिया हमने, रैंक करके हमारे पास एक्स वाई और जेड रैंकिंग हो गई डेटा की। अब हमें क्या करना है, एक फंक्शन होता है स्टैट्स के अंदर स्पीयर्समैन आर फंक्शन होता है, इसको आप यूज करो। इससे आपको स्पीयर्समैन कोफिशिएंट मिलेगा। तो रिलेशन कोरिलेशन क्या मिला आपको 0.97। इट इज अप्रोक्सीमेट परफेक्ट। और जो y की p वैल्यूज होती हैं उसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो 0.005 से कम होनी चाहिए। तो अगर आप देख रहे हो तो ये ई वैल्यू है नेगेटिव में आ रही है, ई नेगेटिव में वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये होगा कोई 0.00006 इसने दिया है। तो यहाँ पे आ गया 14675 ऐसे कुछ वैल्यू होगी। ऐसे ही कोरिलेशन का रिजल्ट हम इसको इंटरप्रेट कर लेते हैं। ऐसे ही आपके पास अलग अलग वैल्यू अगर आपको निकालनी होती है तो ये एक डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है जिसमें कि रिजल्ट दिखाता है। तो आप RHO कॉमा P ऐसे एक वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर से हमने इसकी रो वैल्यू और P वैल्यू को अलग अलग कर लिया। तो रो वैल्यू इसने दे दी ये वाली वैल्यू जो कोरिलेशन वाली होगी, और P वैल्यू इसने इसके अंदर सेपरेट करके दे दी। तो अब आप इन वेरिएबल्स को कहीं और भी यूज कर सकते हो। अगर आपको इसके ऊपर कहीं और कोई और मेथड यूज करना है, कोई और टूल लगाना है, तो हम इसको यूज कर पाएंगे। दैट्स ऑल अबाउट द रैंक कोरिलेशन। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। Thanks for watching. If you like the content of this video, please do subscribe and share.